वायलेंस मतलब हिंसा। हम लोग हर रोज इस सोसाइटी में, इस दुनिया में देख सकते हैं कि किसी न किसी जगह पर किसी न किसी चीज को लेकर वायलेंस हो रहा है। पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में वायलेंस हो रहा है, गाजा में वायलेंस हो रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर हो रहा है इसके अंदर वायलेंस हो रहा है, और इंडिया में हर रोज जाने कितना रेप, मर्डर और टॉर्चर हो रहा है एक इंसान के ऊपर। अलग अलग जगह पे एक एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर टॉर्चर कर रहा है। तो ये सारे बहुत सारे वायलेंस हम लोग आजकल देख रहे हैं। और ये जो वायलेंस है ये सिर्फ आज देख रहे हैं या फिर आज हो रहा है ऐसा नहीं है। ह्यूमन हिस्ट्री का एक पार्ट है वायलेंस। वॉर, क्राइम, मर्डर, रेप, ये सारे चीज, ये सारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ वायलेंस ह्यूमन हिस्ट्री का एक पार्ट है। और वायलेंस सिर्फ इस दुनिया में हो रहा है ऐसे नहीं, हमारे लाइफ के अंदर भी वायलेंस होता है। जब हम लोग फैमिली में देखते हैं, जब पेरेंट्स अपना बच्चे लोगों को टॉर्चर करते हैं या फिर स्लैप करते हैं, उनको किसी भी तरीके से वर्बली या फिर फिजिकली टॉर्चर करते हैं, हस्बैंड वाइफ को टॉर्चर करते हैं, या फिर कोई इंसान दूसरे इंसान के ऊपर बात करने के थ्रू वायलेंस इंपोज करता है। ये सारे जो वायलेंस है हम लोग हर रोज देखते हैं। वायलेंस एक इंटीग्रल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का। ये वायलेंस क्यों है और क्यों ये वायलेंस एग्जिस्ट करता है, इस वायलेंस का मतलब क्या है, वायलेंस कितने तरह की होता है, ये सारे चीज के बारे में हम लोग आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रुद्रो हमदन विश्वास एंड आई वेलकम यू ऑन यूटोपिया एकेडमी। सो लेट्स बिगिन। हमारा पॉइंट नंबर 1 है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायलेंस। वायलेंस दो अलग अलग तरह की हो सकता है। एक है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि विजुअल वायलेंस या फिर फिजिकल वायलेंस, और दूसरा जो है उसे हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल वायलेंस या फिर सब्जेक्टिव वायलेंस या फिर सिस्टमेटिक वायलेंस। ना विजुअल वायलेंस या फिर फिजिकल वायलेंस, इसका मतलब क्या है, मतलब अगर कोई एक इंसान दूसरे इंसान का बॉडी के ऊपर फिजिकली कोई टॉर्चर कर रहा है या फिर रेप कर रहा है, मर्डर कर रहा है या फिर कोई भी चीज कर रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि फिजिकल वायलेंस। जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो हो रहा है, जो वॉर हो रहा है, वहां पे जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं, जो भी फुटेजेस वहां से आ रहा है, वो क्या है, सारे विजुअल वायलेंस या फिर ऑब्जेक्टिव वायलेंस। जो भी चीज गाजा में हो रहा है, पैलेस्टाइन में हो रहा है, वो सारी चीज क्या है, फिजिकल वायलेंस या फिर ऑब्जेक्टिव वायलेंस या फिर विजुअल वायलेंस। ठीक है, मतलब जो भी सारे चीज हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं, हर रोज न्यूज चैनल पर देखते हैं, वो सारे चीज क्या है, ऑब्जेक्टिव वायलेंस। और दूसरी तरफ जो है क्या है, सब्जेक्टिव वायलेंस, मतलब मेंटल वायलेंस, एक स्ट्रक्चरल, एक सिस्टमेटिक वायलेंस। मतलब कोई एक ऐसा चीज जो एक फिजिकल लेवल पर एक इंसान, एक ह्यूमन बॉडी दूसरा ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई टॉर्चर कर रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो सिस्टम है, जो रूल्स है, जो सोसाइटल लॉ से जो सारे पॉलिसी से, इसके अंदर ही इसका एक पार्ट, एक रूल करके इस सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन उस चीज को हम लोग एज ए वायलेंस रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं या फिर रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। इसी चीज को हम लोग कह रहे हैं कि सिस्टमेटिक वायलेंस या फिर स्ट्रक्चरल वायलेंस, या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं क्या, मेंटल वायलेंस। ओके, अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे तो एक चीज और भी ज्यादा अच्छी तरीके से हमारे साथ क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में सिस्टमेटिक वायलेंस होता कैसे है या फिर एक्चुअल में ये चीज है क्या। एक एग्जाम्पल लेते हैं सिस्टमेटिक वायलेंस का। जैसे कभी कभार गवर्नमेंट ऐसा एक रूल या फिर लॉ लाते हैं कि जिसके अंदर जो एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है या फिर जो कोई कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है, उसको ज्यादा टैक्स देना होगा, और जो लोग बिजनेस ओनर्स है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिलियनर्स है, उनको कम टैक्स देना होगा। तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिक वायलेंस है। एक फाइनेंशियल लेवल पर हम लोग जो लोग ऑर्डिनरी पीपल है, जो कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल रहा है फाइनेंशियल लेवल पर, और जो लोग बिलियनर्स है, जो इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसके लेवल का जो हायरार्की है, उस हायरार्की के टॉप लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम लोग बहुत फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो एक्चुअल में एक फॉर्म ऑफ वायलेंस है, लेकिन ये वायलेंस इनविजिबल लेवल पर काम कर रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल पर, एक सिस्टमेटिक लेवल पर। ये जो पॉलिसी है, जो टैक्स पॉलिसी है, इसको हम लोग वायलेंस की तरह नहीं देखते, हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक सिस्टम का पार्ट बन के रह जाता है। लेकिन ये भी एक फॉर्म का वायलेंस है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जब कोई मतलब गवर्नमेंट को एक फार्मर लॉ की तरह, फार्मर बिल की तरह कोई एक चीज, नया बिल या फिर लॉ लाते हैं, तो उसमें से उसके इफेक्ट में फार्मर्स को एक्चुअल में कोई बेनिफिट्स नहीं होता, लेकिन उसको और ज्यादा प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है। लेकिन ज्यादातर सिचुएशन में जब ऐसा कोई लॉ गवर्नमेंट लाते हैं तो हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हम लोग और वो सारी चीज सिस्टम का पार्ट बन के रह जाता है, तो सिस्टम के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन वहां पे एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर कोई फिजिकली टॉर्चर नहीं कर रहा है, फिजिकल लेवल पर कोई वायलेंस नहीं हो रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर हम लोग एक
क्लास ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल उसके ऊपर एक नया वायलेंस इंपोज कर रहे हैं। और वो जो वायलेंस है वो एज ए रूल, एज ए लॉ, जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एज ए पार्ट एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए हम लोग उस चीज़ को एज ए वायलेंस हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम लोग उस चीज़ को नोटिस नहीं करते, या फिर हम लोग उस चीज़ को एज ए वायलेंस नोटिस नहीं करते। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग मोबाइल फोन पर कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं तब क्या होता, उस ऐप के अंदर ऐप हमसे बहुत सारा डेटा मांगता है, हमारा गैलरी में जो फोटोस है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, और बहुत सारा चीज़ हम लोग वो सारे, हमारा जो लोकेशन है, जो फोटोस है, जो भी हमारा डेटा है, हम लोग उस ऐप को अलाउ करते हैं कंज्यूम करने के लिए, उस सारे डेटा को हम लोग एक्सेस देते हैं उस ऐप के पास। जब वो ऐप क्या करता है, वो सारे डेटा को, हमारा जो पर्सनल डेटा है उसको बेच देता है कोई दूसरा एक कंपनी के पास, और वो कंपनी हमारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमको एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, और उस ऐड के थ्रू हम लोग कोई ना कोई चीज़ खरीदते हैं। लेकिन ये जो डेटा है हम लोग मतलब वो जो कंपनी, जो ऐप है बेच रहा है दूसरा कंपनी के पास, वो क्या कर रहा है, डेटा बेचने के थ्रू, हमारा जो डेटा बेचने के थ्रू, लेकिन ये हमारा ह्यूमन इमोशन से, ह्यूमन बिहेवियर से, ये चीज़ को एज ए प्रोडक्ट, एक कैपिटलिस्ट प्रोडक्ट की तरह हम लोग किस पॉइंट पर, किस जगह पे, गूगल पर, यूट्यूब पर हम लोग क्लिक कर रहे हैं, फिर दूसरी जगह पे क्लिक कर रहे हैं, फिर वहाँ से एक तीसरी जगह पे जा रहे हैं, फिर क्लिक कर रहे हैं। तो ये जो सारे जो क्लिक्स है, इसके थ्रू हमारा जो बिहेवियर है इसका एक मैप क्रिएट होता है, और वो जो बिहेवियर का जो मैप है, इट इज मतलब अभी एक कैपिटलिस्ट प्रोडक्ट की तरह है। ये प्रोडक्ट कोई दूसरे कंपनी के पास वो ऐप, फेसबुक या फिर यूट्यूब बेच रहा है, और वहां से वो लोग प्रॉफिट्स ले रहे हैं, लेकिन एक एथिकल प्रैक्टिस नहीं है, या फिर इस चीज का एक लिमिट होना चाहिए। अगर उस लिमिट के अंदर है तभी वो एथिकल हो सकता है, या फिर वो लिमिट को क्रॉस करने के बाद वो अनएथिकल हो जाता है। तो एक एक्चुअल अच्छा एक एथिकल प्रैक्टिस ये चीज नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो हमारा जो डेटा है, जो गैलरी का जो फोटोस है, इसका जो एक्सेस हम लोग देते हैं, एक रूल है, एक लॉ की तरह है, जो इस ऐप के थ्रू और इस ऐप के अंदर, या फिर जो डिजिटल जो दुनिया है इसके अंदर एक एज ए रूल एग्जिस्ट करता है, एक सिस्टम का जो पार्ट है। लेकिन इस चीज़ को हम लोग एज ए वायलेंस नहीं देखते। लेकिन जब इन्फ्लेशन होता है या फिर कोई जब क्राइसिस आता है, तब हम लोग सोचते हैं कि बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, हाँ, या फिर बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये सारी चीज़। लेकिन ये सारे जो रूल्स है, जो लॉस है, जो सिस्टम का पार्ट है, ये भी हमारे ऊपर एक वायलेंस को इंपोज करता है, एक इनविजिबल लेवल पर, एक साइकोलॉजिकल लेवल पर। और इसी चीज को हम लोग कह रहे हैं क्या, एक स्ट्रक्चरल या फिर सिस्टमेटिक वायलेंस। जैसे अगर कोई उबर ड्राइवर, वो उबर में एज ए ड्राइवर काम करता है, लेकिन उबर कंपनी क्या कर रहे है, उस ड्राइवर को बोल रहा है कि तुम जब चाहो छुट्टी ले सकते हो, जितना टाइम चाहो तुम काम कर सकते हो, मतलब तुम हॉलीडे के टाइम पर काम कर सकते हो और बाकी टाइम पर छुट्टी ले सकते हो। तुम पूजा के टाइम पर काम कर सकते हो, जब सब लोग छुट्टी ले रहे हैं, और बाकी टाइम पर तुम काम कर सकते हो। तुम दिन में कर सकते हो, रात में कर सकते हो, जब तुम चाहे छुट्टी ले सकते हो, तुम्हारे मर्जी से, अपने मर्जी से तुम काम कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या, तुम्हारे पास फ्रीडम है। तो यहाँ पे उबर जो कंपनी है वो उबर ड्राइवर को फ्रीडम दे रहा है। तो उबर ड्राइवर सोच रहा है कि हाँ, मेरे पास फ्रीडम है, मेरा जॉब ऐसा है कि मैं फ्री हूँ, बाकी दूसरे की तरह नहीं है मेरा जॉब। अब तो वो एज ए उबर ड्राइवर काम कर रहा है। लेकिन अगर कंपनी बोल रहा है कि अगर तुम 20 से ज़्यादा स्लॉट्स बुक करते हो एक दिन में, तो तुम्हें एक इंसेंटिव मिलेगा, और वो मंथ का एंड में जाके देखता है कि अगर उसे वो इंसेंटिव के बिना वो मतलब अपना फैमिली को चला नहीं सकते, फैमिली को अच्छी तरीके से वो निभा नहीं सकते सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। तब क्या होता है, तो उबर ड्राइवर को लग रहा है कि मैं फ्री हूं, लेकिन ही इज फोर्स्ड टू डू एक्स्ट्रा टाइम वर्क। मतलब उसे वो फोर्स्ड है इस सिस्टम के पार्ट, मतलब वो जो सिस्टम है उबर का, उसके अंदर ही वो एक उसका जो वेव है उसके अंदर एक बार आ गया तो वह से निकल नहीं सकता। उसे एक ऐसे फीलिंग्स दिया जा रहा है कि तुम फ्री हो, तुम जब चाहे जॉब कर सकते हो, जब चाहे तुम नहीं कर सकते हो, तुम अपना तरीके से अपना काम को शेड्यूल कर सकते हो, तुम हॉलीडे के टाइम कर सकते हो, या फिर तुम एक साथ छुट्टी ले सकते हो, रात में कर सकते हो, दिन में कर सकते हो। लेकिन ये सारे जो फ्रीडम है, ये फेक फ्रीडम है, एक फ्रीडम का फीलिंग्स दिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसको अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है इसके अंदर, जिस सिस्टम का पार्ट अगर तुम एक बार बन जाते हो तो तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं रहेगा। तो फ्रीडम एक पैकेज की तरह है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो एक वायलेंस है। उस उबर ड्राइवर के ऊपर जो सारे इंसान, जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय है, जो उबर ड्राइवर से और भी जो सारे इंसान डिलीवरी बॉय के काम करते हैं, उसके ऊपर एक वायलेंस को इंपोज किया जा रहा है। सोसाइटी में एक नया लेबर क्लास जो पीपल है उसको क्रिएट किया जा रहा है, और उससे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है कैपिटलिस्ट प्रॉफिट को। जो सारी चीजें एक फॉर्म ऑफ वायलेंस है, लेकिन ये जो वायलेंस है इस सिस्टम का पार्ट है, एज ए रूल एग्जिस्ट करता है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तुम काम मत करो, लेकिन इसके अगेंस्ट में कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर कोई लॉस ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम ये सारे पॉलिसीज तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर तुम्हें कोई कंपनी चला रहे हो तो तुम्हें इतना सैलरी देना होगा, इससे ज्यादा टाइम तक तुम
एक एम्प्लॉय से वर्क नहीं करा सकते हो, ऐसा कोई रूल्स नहीं है हमारे सोसाइटी में। तो ये सारे एक वायलेंस है, ये सारी चीज़ एक इनविजिबल वायलेंस है, एक सिस्टम का पार्ट है। लेकिन हम लोग ज़्यादातर टाइम पर फोकस करते हैं ऑब्जेक्टिव या फिर जो फिजिकल वायलेंस है उसके ऊपर, लेकिन हम लोग जो इनविजिबल वायलेंस है उसके ऊपर फोकस नहीं करते। लेकिन इनविजिबल वायलेंस ही क्या खुद को एक्सप्रेस करता है एक ऑब्जेक्टिव या फिर एक फिजिकल वायलेंस के फॉर्म में, जब वो एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है। तब हमारा पॉइंट नंबर 2 है द मोशन ऑफ वायलेंस। इसका मतलब क्या है, जो स्ट्रक्चरल या फिर जो सिस्टमेटिक वायलेंस है, इसके अंदर सिस्टम के अंदर बहुत सारा लूप होल्स होता है, बहुत सारा सटल फॉर्म होता है वायलेंस का, जो सिस्टम का पार्ट है, एक सिस्टम का जो रूल है, जो स्ट्रक्चर का जो रूल है उसके अंदर ही सटली एग्जिस्ट करता है। लेकिन वो सारे वायलेंस खुद के अंदर मल्टीप्लाई होते जाता है, वो वायलेंस खुद के अंदर एग्जिस्ट करते रहता है। लेकिन जब वो एक लिमिट क्रॉस कर जाता है तब वही वायलेंस ऑब्जेक्टिव या फिर फिजिकल फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस करता है, जैसे एक लावा की तरह, या फिर जब हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं तब क्या होता है, वॉमिट होता है। ऐसे ही सिस्टम का जो वायलेंस वो खुद को वॉमिट कर देता है एज ए फिजिकल या फिर ऑब्जेक्टिव वायलेंस की तरह। थॉमस मान एक जर्मन राइटर है, उनका एक बुक है द मैजिक माउंटेन, जिस बुक के अंदर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा लाइन कहा था कि इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट लीड अस टू फिजिकल कॉम्बैट। इसका मतलब क्या है, जब एक दूसरा इंसान का जो आइडियोलॉजी है वो एक दूसरे से अलग होता है और उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब वो कॉन्फ्लिक्ट को अगर हम लोग रिजॉल्व नहीं करते, उसे अगर हम लोग सॉल्व नहीं करते, ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट रहने देते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट धीमे धीमे क्या होता है, जो दो अलग अलग ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर एक फिजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल एक कॉम्बैट होता है, एक वॉर होता है, जहां पे जाके जो विनर होता है उसका जो आइडियोलॉजी है या फिर जो बिलीव है वो सर्वाइव करता है। जैसे फास्ट वर्ल्ड वॉर का हम लोग देख सकते हैं। फास्ट वर्ल्ड वॉर के बैकग्राउंड में एक्चुअल में कोई फिजिकल जो प्रॉब्लम ऐसा नहीं था, मतलब फास्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम था, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू ही क्रिएट हुआ है। या फिर अभी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है या जो वेस्टर्न कंट्रीज है, इन दोनों के बीच में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वेस्टर्न जो एनलाइटमेंट है इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। लेकिन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज खुद का जो एनलाइटमेंट है ये इसे इंपोज करना चाहता है, फोर्स करना चाहता है। यहां से क्या है, जो एनलाइटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो मॉडर्निस्ट जो मैन है, जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसे अगर हम लोग फोर्सफुली किसी जगह पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वहां से क्या क्रिएट होगा, वायलेंस क्रिएट होगा, एक प्रॉब्लमेटिक थिंग क्रिएट होगा। तो ये जो इंटेलेक्चुअल डिफरेंस है, अगर हम लोग इसे सॉल्व नहीं करते तो ग्रेजुअली लीड अस टू फिजिकल कॉम्बैट या फिर फिजिकल जो वायलेंस। तो वायलेंस का जो मोशन है वो ऑलवेज इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट से क्रिएट होता है फिजिकल लेवल की तरफ, या फिर सिस्टमेटिक जो वायलेंस है या फिर जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है वहां से क्रिएट होता है ऑब्जेक्टिव या फिर जो विजुअल जो वायलेंस है उसके तरफ। हमारा पॉइंट नंबर 3 है चेंज इज ए फॉर्म ऑफ वायलेंस। मतलब जब हम लोग सोसाइटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ चेंज करना चाहते हैं, ये जो चेंज है, ये चेंज भी एक फॉर्म ऑफ वायलेंस है, वायलेंस का एक अलग सा रूप है। विदाउट द वायलेंस देयर इज नो चेंज। अगर हमारे पास कोई एक हैबिट्स है, अगर हमारे पर्सनल लाइफ का एग्जांपल ले, तो अगर कोई एक सेट ऑफ हैबिट्स है हर रोज हमारे जिंदगी में, अगर वो सारे हैबिट्स को चेंज करके दूसरा एक सेट ऑफ हैबिट्स को अगर हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं, दूसरे एक लाइफस्टाइल को, तो ये जो चेंज है इसके अंदर एक वायलेंस रहेगा। ये जो वायलेंस है वो खुद के ऊपर हम लोगों को इंपोज करना होगा। अगर हर रोज जिम जाना चाहते हैं या फिर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, ये तो एक क्या है, एक फॉर्म ऑफ वायलेंस है, खुद के ऊपर टॉर्चर करना। लेकिन ये जो वायलेंस है, चेंज के थ्रू जो वायलेंस, मतलब चेंज के लिए जो वायलेंस हम लोग करते हैं, एक है कॉन्शियस वायलेंस है। मतलब एक ऐसा फॉर्म ऑफ वायलेंस है जिस वायलेंस से हम लोग चेंज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब चेंज का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग डिजाइन कर सकते हैं कि चेंज होकर वो अच्छी डायरेक्शन में जाएगा या फिर बुरी डायरेक्शन में जाएगा। हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं चेंज, जब हम लोग वायलेंस को खुद इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब हम लोग सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहते, जब हम लोग स्ट्रक्चरल जो पैटर्न्स है, जो सिस्टम है, जो सब्जेक्टिव जो स्ट्रक्चर है, उसे जब हम लोग चेंज नहीं करना चाहते, तब खुद ब खुद वायलेंस क्रिएट होता है। वो जो वायलेंस है वो मीनिंगफुल वायलेंस नहीं है, उससे कोई चेंज नहीं होता। तो चेंज इज ए फॉर्म ऑफ वायलेंस। और हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचने के लिए, अगर कोई एक कम्युनिस्ट सोसाइटी है, अगर उससे हम लोग डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जाना चाहते हैं, या फिर कोई डिक्टेटरशिप है वहां से चेंज करके एक कम्युनिस्ट या फिर एक सोशलिस्ट सोसाइटी में हम लोग जाना चाहते हैं, तो जो चेंज है इसके लिए जो वायलेंस होगा, उस वायलेंस से मतलब खुद को सेव करने के लिए, उस वायलेंस की तरफ ना जाना पड़े, उस चेंज डिफिकल्ट होने वाला है, उस डिफिकल्टी से बचने के लिए हम लोग सोचते हैं कि इसी सिस्टम के अंदर रहकर किसी ना किसी तरीके से हम लोग रह जाएंगे, किसी ना तरीके से बाय डिफॉल्ट सब कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं होता।
चेंज या फिर ग्रोथ या फिर एवोल्यूशन या फिर गुडनेस, इट इज नेवर एवर बाय डिफॉल्ट, ये कभी खुद ब खुद नहीं होता, वी हैव टू डू इट। और जब हम लोग कोई भी चीज को चेंज करने की कोशिश करेंगे तब वहां पे पेन होगा, वहां पे वायलेंस रहेगा, वहां पे डिफिकल्टीज रहेगा, वहां पे रेजिस्टेंस रहेगा। और हम लोग सोचते हैं वो डिफिकल्टीज, पेन, रेजिस्टेंस से खुद को बचाने के लिए हम लोग किसी ना किसी तरीके से सिस्टम के थ्रू हम लोग रह जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, उस चेंज से, उस वायलेंस से बचने के लिए इस सिस्टम के अंदर रहकर हम लोग और भी ज्यादा वायलेंस को हम लोग मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, और भी ज्यादा वायलेंस के अंदर जा रहे हैं। लेकिन इससे और लेस वायलेंट चीज है ये चेंज, लेकिन चेंज भी एक फॉर्म ऑफ वायलेंस है। लेकिन जो वायलेंस अभी तक होते आ रहा है उसे हम लोग लगता है कि फैमिलियर वायलेंस, जो वायलेंस हम लोग जिसे जानते हैं, जो एक नोन वायलेंस है। लेकिन जब चेंज करने की कोशिश करते हैं तो एक अननोन फॉर्म ऑफ वायलेंस होता है, एक नया तरीके का वायलेंस होता है। और ये जो अननोन है, एक नया तरीके का वायलेंस है, इसीलिए हम लोगों को लगता है कि हम लोग ये नहीं चाहते। लेकिन एक्चुअल में ये वायलेंस और भी ज्यादा मीनिंगफुल है, ज्यादा पावरफुल है, एक अच्छा चीज है, और जो हम लोगों को एक डायरेक्शन दे सकता है। और एक्चुअल जो वायलेंस के अंदर हम लोग है उससे हम लोग को बचा सकता है। The change is very crucial and change is a form of violence. There is no change without violence. पॉइंट नंबर 4 है स्टेट वायलेंस। इसका मतलब क्या है? मतलब जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, जब गवर्नमेंट या फिर स्टेट के अगेंस्ट में कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल प्रोटेस्ट करता है या फिर कोई गवर्नमेंट का नया पॉलिसी के अगेंस्ट में बात करता है, तब क्या होता है कि गवर्नमेंट उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस फोर्स को लगा देता है, आर्मी को लगा देता है, लोगों को लाठी चार्ज करता है, लोगों को मारता है या फिर पीटता है, लोगों को जेल में भेज देता है। क्यों? क्योंकि उस प्रोटेस्ट को या फिर वो जो बहुत सारा इंसान इकट्ठा हो रहा है उसको स्टॉप करना है। लेकिन जब पुलिस फोर्स ये सारी चीज करता है तब हम लोग तब जो वायलेंस क्रिएट होता है, वी एक्सेप्ट दिस वायलेंस। मतलब जब स्टेट या फिर गवर्नमेंट जब वायलेंस को इंपोज करता है तब वो वायलेंस जस्टिफाइड है, वो वायलेंस एक्सेप्टेड है, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ उस वायलेंस का पावर है। मतलब वायलेंस इज जस्टिफाइड इट अंडर पुलिस फोर्स, अंडर गवर्नमेंट, अंडर स्टेट। लेकिन अगर कोई एक आम इंसान, कोई कुछ थाउजेंड्स ऑफ आम इंसान अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है पीसफुली या फिर कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात कर रहा है, तब वो प्रोटेस्ट भी एक वायलेंस की तरह दिखा जाता है गवर्नमेंट के लिए। ये मतलब जब आम इंसान कोई भी एक नॉर्मल सा चीज करता है जो गवर्नमेंट के लिए थ्रेट है, तो उसे एक वायलेंस की तरह देखा जाता है, ट्रीट किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट जब वायलेंस करता है तो जस्टिफाइड होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट लॉ के एक अलग साइड पर, स्पेक्ट्रम का अलग लेवल पर, मतलब एक लाइन है उसका अलग साइड पर एग्जिस्ट करता है, जहां पे वायलेंस एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई पुलिस फोर्स किसी को टॉर्चर कर रहा है, कोई एक पुलिस ऑफिसर, तो वायलेंस नहीं है, वो जस्टिफाइड वायलेंस है। लेकिन अगर कोई आम इंसान कोई सही रीजन पर, अगर कोई सही चीज पर प्रोटेस्ट कर रहा है या फिर किसी को किसी लॉ को, किसी पॉलिसी के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, तब वो भी हम लोग वायलेंस की तरह देखते हैं। वो उसका मतलब जो फ्रीडम उसके पास नहीं है, वो नहीं करना चाहिए उसको, वो एक वायलेंस क्रिएट कर रहा है, वो एक अलग चीज क्रिएट कर रहा है जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं है, तब उसे जेल भेज देना या फिर उसे टॉर्चर करना, ये सारी चीज होता है। और इसी चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो स्टेट वायलेंस या फिर गवर्नमेंट वायलेंस इज जस्टिफाइड। तो इस चीज को हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना होगा, इस चीज को समझना होगा कि नो, वायलेंस इज वायलेंस। अगर स्टेट कर रहा है या फिर कोई आम इंसान कर रहा है या फिर किसी भी जगह पे हो रहा है, तो इट इज ए फॉर्म ऑफ वायलेंस, इट इज ऑलवेज ए वायलेंस। हमारा पॉइंट नंबर 5 है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब क्या? नॉन वायलेंस जो प्रैक्टिस है ये भी एक फॉर्म ऑफ वायलेंस है। नॉन वायलेंस को हम लोग समझते हैं गांधी के थ्रू। नाउ हम लोगों को लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही वाज मोर रेडिकल, मोर वायलेंट, मोर फोर्सफुल, लेकिन गांधी वाज नॉट दैट मच रेडिकल, दैट मच वायलेंट। लेकिन ये चीज गलत है, क्योंकि गांधी वाज एक्चुअली मोर वायलेंट देन बोस, बट इन अ कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन। क्योंकि गांधी, बोस क्या ट्राई कर रहे थे? बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज ट्राइंग टू चेंज ऑन ए काइंड ऑफ विजुअल लेवल, in terms of its effectiveness। वो वायलेंस के थ्रू, मतलब जो विजुअल वायलेंस, जो फिजिकल वायलेंस, जो ऑब्जेक्टिव वायलेंस, उसके थ्रू चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन गांधी, ही वाज ट्राइंग इन अ कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन, टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन वो ज्यादा वायलेंट थे बोस के कंपैरिजन में, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में। गांधी वाज ट्राइंग टू चेंज इन द सिस्टम, इन द स्ट्रक्चर, ही वाज ट्राइंग टू चेंज ऑन अ स्ट्रक्चरल लेवल। लेकिन ये जो चेंज है स्ट्रक्चरल लेवल पर, इसी चीज को हम लोग कह रहे हैं कि नॉन वायलेंस। लेकिन नॉन वायलेंस भी एक फॉर्म ऑफ वायलेंस है। जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आता है और आम आदमी जाके प्रोटेस्ट करता है इस पॉलिसी के अगेंस्ट में, तो बैरिकेड बनाता है, फिर वहां पे कुछ स्लोगन्स देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन जो बैरिकेड है, जो स्लोगन्स है, इट वर्क्स एज ए फोर्स,
इसके अंदर भी एक फोर्स काम करता है, लेकिन वो जस्ट वर्क ऑन द लेवल मार्जिन ऑफ वायलेंस। लेकिन जो वायलेंस है ऑब्जेक्टिव और जो फिजिकल वायलेंस है उस वायलेंस का मार्जिनल लेवल पर वो ऑपरेट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई इफेक्ट या फिर कोई इंपैक्ट नहीं है, इसका इफेक्ट है, इसका इंपैक्ट है। और वो जो इंपैक्ट है वो एक साइकोलॉजिकल, वो एक स्ट्रक्चरल या फिर सिस्टमेटिक लेवल पर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जो भी एक फॉर्म ऑफ वायलेंस है। मतलब नॉन वायलेंस कोई एक अलग चीज नहीं है जो वायलेंस का ऑपोजिट है, ऐसा नहीं है, बल्कि नॉन वायलेंस है, जो वायलेंस है उसका एक सब कैटेगरी है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायलेंस। उसके अंदर नॉन वायलेंस एक सब कैटेगरी ऑफ वायलेंस है, लेकिन नॉन वायलेंस वायलेंस का ऑपोजिट नहीं है। तो ये नॉन वायलेंस के थ्रू हम लोग सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, जो एक्चुअल में जो सिस्टमेटिक चेंज या फिर जो सब्जेक्टिव चेंज या फिर जो स्ट्रक्चरल चेंज है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कोई वायलेंस एक्ट या फिर कोई वायलेंट डिसीजन नहीं, बल्कि एक नॉन वायलेंट एक्ट, मतलब जो प्रोटेस्ट के थ्रू या फिर जो मार्च निकालने के थ्रू, हम लोग कलेक्टिवली डिस्कस करने के थ्रू वो चीज़ कर सकते हैं। इसीलिए नॉन वायलेंस के थ्रू सिस्टमेटिक चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है। और वी मस्ट कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट और द प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस एज one of the most profound and important political experiment in the history of human civilization। हमारा पॉइंट नंबर 6 है लिंग्विस्टिक वायलेंस। लिंग्विस्टिक वायलेंस मतलब क्या? लैंग्वेज हमारे ऊपर जो टॉर्चर करता है। जब हम लोग बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं, बहुत जब स्ट्रेस रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं, तब माइंड के अंदर ऑटोमेटिक कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस क्रिएट होता है और वो हमारा माइंड के ऊपर टॉर्चर करता है। इसे हम लोग कह सकते हैं क्या? लिंग्विस्टिक वायलेंस। मतलब लैंग्वेज हमारे ऊपर कोई एक वायलेंस को इंपोज कर रहा है। हम लोग इस चीज का इन्वर्स कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। जब हम लोग पोएट्री लिखते हैं या फिर कोई नॉवेल या फिर कोई स्टोरी लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं? वी जस्ट बेसिकली टॉर्चर द लैंग्वेज। मतलब हम लोग एक चीज लिखते हैं, फिर उसे काट देते हैं, फिर दूसरा चीज लिखते हैं, कुछ ऐड करते हैं, कुछ सबसेट करते हैं, फिर वो दोबारा से रिजेक्ट कर देते हैं, फिर नया चीज लिखते हैं। ऐसे करके हम लोग लैंग्वेज के थ्रू ऐसा एक्सपेरिमेंट करते करते कोई एक ब्यूटीफुल चीज लैंग्वेज से पॉप अप होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि आर्ट फॉर्म, एक पोएट्री या फिर कोई भी एक आर्ट फॉर्म, एक शॉर्ट स्टोरी या फिर एक नॉवेल, कोई एक लिंग्विस्टिक जो आर्ट फॉर्म है। और उस आर्ट फॉर्म के अंदर एक सेंस ऑफ मीनिंग, एक सिंबॉलिक एसेंस या फिर कोई सेंस ऑफ डायरेक्टेडनेस रहता है, जो हमारे सोसाइटी में लाइफ को और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए, सस्टेन करने के लिए और हम सारे इंसान को ज़्यादा यूनिफाई करने के लिए, यूनिटी को डेवलप करने के लिए जो आर्ट फॉर्म हम लोगों को हेल्प करता है। नाउ ये जो वायलेंस है ये क्या है? लिंग्विस्टिक वायलेंस का इन्वर्शन, जो जिसे हम लोग कह रहे हैं आर्ट फॉर्म को क्रिएट करना या फिर कोई लिंग्विस्टिक आर्ट को क्रिएट करना। ये जो वायलेंस है, इस वायलेंस के थ्रू हम लोग साइकोलॉजिकली ऑलरेडी वायलेंस को इन्वर्स कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वायलेंस को हम लोग रिमूव कर रहे हैं। जब लैंग्वेज हमारे ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ उस चीज को इन्वर्स करके हम लैंग्वेज के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। वी जस्ट कटिंग द लैंग्वेज एंड सेंटेंसेस एंड ऑल दिस थिंग टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग मीनिंगफुल। दैट इज कॉल्ड द लिंग्विस्टिक वायलेंस। जब हमारे ऊपर वायलेंस हो रहा है तब हम लोग उसे कह रहे हैं क्या? वायलेंस। लेकिन जब हम लोग लैंग्वेज के ऊपर वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं तब हम लोग इसे कह रहे हैं डिसिप्लिन होना या फिर एक इन्वर्स वायलेंस। तो जो इन्वर्स वायलेंस होता है ये ऑलवेज वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल रीजन एंड डिसिप्लिन होता है, जिससे हम लोग नया चीज क्रिएट कर सकते हैं, जो हम लोगों को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन या फिर सेंस ऑफ मीनिंग को प्रोवाइड कर सकता है। हमारा पॉइंट नंबर 7 है वायलेंस इज ऑलवेज अबाउट ए स्टोरी। मतलब जो वायलेंस होता है उसका रीजन क्या है, उसका कॉज क्या है। वायलेंस इस वजह से नहीं होता कि फूड या फिर शेल्टर या फिर रहने के लिए जगह नहीं है या फिर खाना कम है, इस सारी चीज के लिए वायलेंस नहीं होता है आज के दुनिया में। क्योंकि आज हमारे पास जो फूड, शेल्टर या फिर जो क्लोथ्स, ये सारी चीज इनफ अमाउंट ऑफ है सारे इंसान को अच्छे तरीके से खाना, रहने का जगह, ये सारी चीज देने के लिए। वायलेंस होता है मेंटल स्टोरीज की वजह से। कुछ इंसान बिलीव करते हैं एक पर्टिकुलर गॉड में और कुछ अलग इंसान बिलीव करते हैं कुछ अलग गॉड में, और फिर दो ग्रुप ऑफ पीपल जो स्टोरी से, जो गॉड का जो स्टोरी से, उसके वजह से फाइट करते हैं एक दूसरे के साथ। या फिर कोई इंसान बिलीव करते कोई दूसरा एक गॉड या फिर कोई रिलीजियस या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी, जो एक मेंटल स्टोरी है, वो कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है, जैसे फूड, शेल्टर, जो खाना या फिर जो रिवर, माउंटेन, ये सारी चीज नहीं है, बल्कि एक मेंटल स्टोरी है। किसका स्टोरी ज्यादा पावरफुल है, किसका स्टोरी ज्यादा मीनिंगफुल है, इस स्टोरी के वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव वजह से हम लोग फाइट नहीं करते, कोई वायलेंस नहीं होता। एक गुड न्यूज है, क्योंकि अगर फूड या फिर शेल्टर के वजह से फाइट होता, वायलेंस होता, तो कुछ इंसान जो वायलेंस के अंदर जो जीत जाएगा, जो विनर्स होगा, उन लोगों को सिर्फ खाना मिलेगा, उन लोगों को शेल्टर मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। तो वायलेंस वाज काइंड ऑफ एन इनएविटेबल थिंग। वायलेंस को हम लोग रोक नहीं सकते इन दैट सिचुएशन। लेकिन अगर स्टोरीज की वजह से वायलेंस हो रहा है, जो गॉड, रिलीजियस, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कास्ट, एथनिसिटी और जो भी हो, वो सारे जो स्टोरीज है, हम लोग ऐसे कॉमन स्टोरी ढूंढ कर निकाल सकते हैं खुद के माइंड को, या फिर खुद का जो स्टोरीज है उसे थोड़ा सा एडजस्ट करने के थ्रू ऐसे कॉमन स्टोरी निकाल सकते जिसमें हम सब लोग बिलीव कर पाए। और फिर
वो स्टोरीज के थ्रू हम सब लोग एक यूनिटी डेवलप कर पाए और वायलेंस को हम लोग मिनिमाइज कर पाए, वायलेंस को हम लोग रिमूव कर पाए। तो स्टोरीज are the main cause for the violence, not any objective reason, not any practical objective reason for which violence happens in the world, at least in today's world. पास्ट टाइम में हिस्टोरिकल मतलब बहुत बहुत एंशिएंट टाइम पे ऐसा होता था जो ऑब्जेक्टिव रीजन पर वायलेंस होता था, लेकिन आज इस दुनिया में कोई ऑब्जेक्टिव रीजन पर वायलेंस नहीं होता। ज़्यादातर सिचुएशन में, मोर देन 95% सिचुएशन में ये ऑलवेज होता है कोई एक मेंटल या फिर सब्जेक्टिव स्टोरीज की वजह से, और उस स्टोरीज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के थ्रू हम लोग वायलेंस को रिमूव कर सकते हैं या फिर वायलेंस को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं हमारे सोसाइटी से, हमारे लाइफ से। पॉइंट नंबर 8 है वायलेंस इज इनकॉन्स्टेंट। मतलब अगर हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड में देखेंगे, कोई भी एरा को लेंगे, तो हम लोग को लगेगा कि वायलेंस इज कॉन्स्टेंट। मतलब हिस्ट्री में वायलेंस होता रहता है ऑलवेज, किसी ना किसी रीजन पे। वायलेंस इज कॉन्टिन्यूअस थिंग। मतलब हमारा जो ऑर्गेनिक बॉडी है, जो हमारा जो माइंड है, इसके स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हम लोग वायलेंट क्रिएचर है। हम लोग कोई दूसरे एनिमल को एक्सटिंक्शन में डाल देते हैं, कोई बहुत सारे एनिमल्स को हम लोग मार डालते हैं, और फिर खुद के अंदर भी हम लोग मतलब एक दूसरे को मार डालते हैं। ये सारा चीज़ हिस्ट्री में इतना ज़्यादा हुआ है। अगर हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये हमारा एक ऑर्गेनिक क्वालिटी है, एक बायोलॉजिकल क्वालिटी है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि हिस्टोरियंस अभी रिसर्च कर रहे हैं और जिससे हम लोगों को ये चीज़ पता चलता है, स्पेशली फ्रॉम द रिसर्च ऑफ युval नोआ हरारी, कि वायलेंस इज नॉट ए कॉन्स्टेंट थिंग। ये हिस्ट्री में कॉन्स्टेंट नहीं है। दो वायलेंट पीरियड के बीच में एक पीसफुल एरा हम लोगों को देखने को मिलता है हिस्ट्री में। ऐसा बहुत बार हुआ है कि दो वायलेंट पीरियड है और उसके बीच में एक पीसफुल एरा था जो स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रहा था, लेकिन वो एक्चुअल में था, एग्जिस्ट करता था। हम लोग पहला जो वायलेंस देख सकते हैं हिस्ट्री में, वो था क्या? एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन होने से कुछ मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले, 12,000 ईयर्स पहले पहली बार के लिए एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, जब हम लोग फार्मिंग के बारे में हम लोग को पता चला। और उससे भी कुछ 1000 ईयर पहले पहली बार के लिए वायलेंस हुआ था, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन उससे चलते हुए आते हमारे पास बहुत सारे ऐसे पीसफुल एरा है जहाँ पे वायलेंस नहीं हुआ था। तो वायलेंस इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस थिंग और इट इज नॉट इनहेरिटेड विद इन आवर बायोलॉजिकल कंडीशन, बल्कि वायलेंस एक मतलब नॉन कॉन्टिन्यूअस थिंग, जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो हम लोग वायलेंस को चाहे तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वायलेंस इनकॉन्स्टेंट है। ये जो इनकॉन्स्टेंट है, इसीलिए हम लोग चाहे तो हमारे स्टोरीज को एडजस्ट करने के थ्रू वायलेंस को रिमूव कर सकते हैं, जिसका एविडेंस हमारा हिस्ट्री है। हमारा पॉइंट नंबर 9 है वायलेंस इज ऑलवेज वन साइडेड। मतलब वायलेंस करने के लिए दो साइड की या फिर दो इंसान की जरूरत नहीं, सिर्फ एक इंसान ही काफी है। समझो कि कोई इंसान रोड में जा रहा है और मुझे लगता है कि मैं वायलेंस करना चाहता हूँ, तो कोई रीजन की जरूरत नहीं है, मैं जाके वायलेंस स्टार्ट कर सकता हूं। तो वायलेंस इज लाइक पीस को मेंटेन करने के लिए आपको दो साइड की जरूरत है। हर एक जो ग्रुप ऑफ पीपल, सबसे समझौता करने की जरूरत है, सबसे एक कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, एक कॉमन नैरेटिव या फिर एक कॉमन स्टोरी की जरूरत है, जो सब लोग जिसमें एग्री कर पाए। लेकिन वायलेंस के लिए सारे जो ग्रुप ऑफ पीपल, उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कोई एक इंसान अगर वायलेंस करना चाहे तो कर सकता है। तो इसीलिए वायलेंस बहुत इजी हो जाता है और नॉन वायलेंस मतलब जो पीसफुल सिचुएशन, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो हम लोगों को एक नया स्टोरीज क्रिएट करने के थ्रू जो भी इंसान वायलेंस करने की सोच रहा है, फिर जिसके अंदर इंस्टिंक्ट आ रहा है, उनको भी एक शेयर्ड पार्ट देना होगा। उनका एक आइडेंटिटी चाहिए, जिसकी वजह से उस स्टोरी के अंदर, जो कॉमन स्टोरी के बारे में हम लोग ने थोड़ी देर पहले बात किया, ताकि वो वायलेंस से दूर रह सके, खुद को मतलब वायलेंस में पार्टिसिपेट ना करे। हम लोग ऐसा एग्जाम्पल हिस्ट्री में बहुत बार देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हिटलर। नाउ हिटलर को कोई दूसरा रीजन नहीं चाहिए वायलेंस करने के लिए, ठीक है? जूइश पीपल आर इविल सो वी कैन किल देम, ओके? तो ये जो नैरेटिव है, जो वायलेंस का नैरेटिव है, वो ऑलवेज वन साइडेड है। वो एक इंसान से या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल से इमर्ज हो सकते हैं, लेकिन दूसरा जो ग्रुप ऑफ पीपल है, उसका रिस्पॉन्स में अगर वायलेंस क्रिएट करता है तो डबल वायलेंस हो जाता है और वो वायलेंस मल्टीप्लाई होते रहता है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को एक कॉमन नैरेटिव की जरूरत है, एक कॉमन स्टोरी या फिर एक कॉमन डायलॉग की जरूरत है, जिसके थ्रू हम लोग जो इंसान वायलेंस करने की कोशिश कर रहा है या फिर वायलेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उनका आइडेंटिटी हम लोग प्रोवाइड कर सके उस स्टोरी के थ्रू। वो खुद को रिकॉग्नाइज कर पाए उस स्टोरी के थ्रू, जब जाके अगर वो कलेक्टिवली आइडेंटिफाई कर पाए, कलेक्टिव लेवल पर खुद का जो आइडेंटिटी है, खुद का जो कैरेक्टर है, अगर उसका एक पहचान रहे, तो वायलेंस से खुद को रिमूव कर पाएगा। तो ऐसे ही हम लोग वायलेंस को हम लोग अगर देखें तो ये बहुत ही इजी है, और पीसफुल सिचुएशन को देखें बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज पीस अमंग ऑल ऑफ अस, लेकिन वायलेंस इज जस्ट वन पर्सन्स मिस्टेक इज एनफ। ओके, सो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना मत भूलना। आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो पर जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।